उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। हमारा रक्षा एक बार फिर दिल्ली शहर की सुनसान सड़कों पर भाग रहा था। मैंने बुर्का पहन रखा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि अंधेरी रात में रक्षा किधर जा रहा है। कभी सड़क की बत्तियां गुजरने लगती और कभी अंधेरा छा जाता। रक्षा कई सड़कों के मोड़ घूमा था। आखिर उसकी रफ्तार हल्की होने लगी और वो एक जगह रुक गया। खलील ने रक्षे से उतरकर दरवाजा खोला। मैं लंबा बुर्का संभालती उसके साथ चलने लगी। फिर मैंने उसे अपने सामने रात के अंधेरे में 2 रक्षों को खड़े देखा। खलील ने मुझे एक रक्षे के पास बैठने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। मैंने नकाब उलट दिया। जिस रक्षे के पास मैं जमीन पर बैठी थी उसकी छत गायब थी। सामने एक गिराज सा था जिसका खलील ताला खोल रहा था। ताला खोलकर उसने दाएं बाएं देखा और मुझे गिराज में दाखिल होने का इशारा किया। वो एक कोठरी थी जिसके कोने में रक्षे के पुराने टायर और दूसरा काठ कबाड़ पड़ा था। दीवार के साथ तख्तपोश पर बिस्तर तय करके रखा हुआ था। खलील ने जल्दी से बिस्तर खोल दिया और बोला, यहाँ आराम करो, ये मेरा माल गोदाम है। मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। मकान यहाँ से कुछ फासले पर है। इधर कोई नहीं आता। गुस्ल खाने का दरवाजा सामने है। अंदर पानी और तौलिया साबुन मौजूद है। मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ। तुम अंदर कोई रोशनी ना करना और ना आवाज निकालना। मैं कल आऊंगा। खलील ने कोने में रखा एक छोटा टायर उठाया और बाहर निकल गया। रात मैंने तख्तपोश पर बोसीदा से लिहाफ में घुसे कुछ सोते कुछ जागते गुजारती। दिन का उस वक्त पता चला जब बंद दरवाजे की दर्जों में से रोशनी अंदर आई। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर रक्षे की आवाज आई जो गिराज नुमा कोठरी के बिल्कुल सामने आकर खत्म हो गई थी। उसके बाद ताला खुला और खलील ने रक्षे में से 2 टायर निकालकर अंदर फेंक दिए। शायद वो ये तासुर देना चाहता था कि वो पुराने टायर अपने गोदाम में रखने आया था। उसके साथ ही वो अगली सीट पर रखी हुई छोटी सी गठरी उठाकर अंदर ले गया। कहने लगा, इसमें तुम्हारे खाने पीने का सामान है। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। गठरी लोहे की कुर्सी पर रखकर उसने जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया और ताला लगा कर चला गया। गठरी में एक प्लास्टिक की थैली में हलीम और रुमाल में कुछ नान लिपटे थे। दोपहर को भी मैंने उसी हलीम और नान से अपने पेट की आग बुझाई। रात हुई तो मैं अपने मोहसिन कैप्टन का इंतजार करने लगी। खलील सुबह के बाद फिर नहीं आया था। जब बाहर सन्नाटा तारी हो गया तो मैं बिस्तर में दुबक कर बैठ गई। न जाने रात कितनी गुजर गई थी कि मैंने किसी के कदमों की जाप सुनी। उसी के साथ गिराज का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी और कैप्टन अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना मुंह और सर गर्म चादर में लपेट रखा था। मैं उसके कद्दो-कामत से उसे पहचान रही थी। दरवाजे की कुंडी लगाकर वो मेरे करीब आ गया। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई मेरी बहन? मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। तकलीफ तो मैंने तुम्हें दी है मेरे भाई। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं शायद इसका एहसान कभी ना चुका सकूं। वो लोहे की कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने वही कुछ किया है जो एक भाई को अपनी मुसलमान बहन के लिए करना चाहिए। अब तुम मुझे अपना फैसला बताओ कि तुम कौन से सिफारत खाने जाना चाहती हो, क्योंकि इसके सिवा तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर किशन चंद की गुमशुदगी के बाद कब्रिस्तान का इलाका भी पुलिस की निगरानी में है और मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ भी ज्यादा देर महफूज नहीं रह सकती। तब मैंने अपने मोहसिन के आगे अपने दिल का राज खोल कर रख दिया। उसका रद्द अमल देखकर मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने किसी किस्म की हैरानी या इस्तेजाब का इजहार न किया, न ही उसने कोई जवाब दिया। उसने जेब से छोटी सी मोमबत्ती निकाल कर रोशन की और जमीन पर लगा दी। उसके चेहरे पर बड़ी मानी खेज धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी। कहने लगा, मेरी बहन, जो कुछ तुमने बताया है इसका मुझे पहले ही से शक था, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हारी जबान से सुनना चाहता था। पोशाली ने कहा, मैंने तुम्हें अपना दीनी भाई और मोहसिन समझकर तुम पर अपने दिल का राज खोला है। अब ये तुम पर मुनसिर है कि चाहे तुम मुझे भारतीय फौज के हवाले कर दो, चाहे मेरी मदद करो। उसका चेहरा संजीदा हो गया। वो जमीन की तरफ देख रहा था। एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरी बहन, अगर मुझे तुम्हें भारतीय फौज के हवाले करना होता तो तुम्हें इन दरिंदों के चुंगल से निकाल कर यहाँ न लाता और एक काफिर को कत्ल करने का खतरा मोल न लेता। मैं चुपचाप उसके चेहरे को देख रही थी। वो किसी गहरी सोच में गुम था। फिर उसने सर उठाया और मुझसे गोया हुआ, मेरी बहन, तुम इस वक्त आराम करो, मैं कल इसी वक्त तुम्हारे पास आऊंगा। वो दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकला और गिराज के दरवाजे पर ताला लगाकर चला गया। मैंने बाकी सारी रात इस परेशानी में गुजार दी कि अभी फौजी गाड़ियां तनतनाती हुई वहां आएंगी और मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगी। इसी गुमगू और परेशानी के आलम में सुबह हो गई। खलील मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया। मैंने उसे कोई बात न की। वो जल्दी में आया था और नाश्ता देकर चला गया। अब सारा दिन मेरे सामने था। किसी वक्त मुझे लगता कि मैं अभी गिरफ्तार कर ली जाऊंगी, किसी वक्त लगता कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने मोहसिन को अपने पते लिखा दिए थे। अब मेरी जिंदगी और मौत उसके हाथ में थी। कभी सोचती कि उसे अपने दिल का राज बताकर कहीं मैंने गलती तो नहीं की। फिर दिल कहता कि नहीं, तुमने जो कुछ किया है ठीक किया है, अल्लाह पर भरोसा रखो। पोशाली अपनी कहानी सुना रही थी। वो बता रही थी कि दूसरी रात कैप्टन अपने वादे के मुताबिक आ गया। उसने पुरान पर हाथ रखकर मुझसे अपनी वफादारी की कसम खाई।
फिर उसने कहा, पोशाली बहन, अब मुझे अपने साथी का नाम और पता बताओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि तुम बाहर नहीं निकल सकती और मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरी बताई हुई स्कीम पर अमल कर सके। इसकी वजह यह है कि जिस माइक्रोफिल्म की तुम्हें तलाश है वो इस वक्त कले के तहखाने में नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसे खुफिया मकाम पर रखा गया है जहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पोशाली अब भी मेरा नाम और पता अपने मोहसिन को बताने में हिचकिचा रही थी। दूसरी तरफ मैं सुजाता से मिलने तकरीबन हर रोज उसके घर जाने लगा था, इस ख्याल से कि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो मुझे उसकी शक्ल नजर आ जाए, मगर अभी तक मैं उसे शनाख्त नहीं कर सका था। दूसरी तरफ मुझे पोशाली की तरफ से बेहद तशवीश हुई। जब से वो गायब हुई थी मुझे उसके बारे में किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं मिली थी। अब मैं पाकिस्तान में अपने बॉस से वायरलेस पर बात करने के मामले में भी बेहद महतात हो गया था, क्योंकि मुमकिन था कि मेरे रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल चेक कर लिए जाएं। मेरा दिल कह रहा था कि तिवाड़ी ने मेरी निगरानी का घेरा मेरे इर्द गिर्द तंग कर दिया है। चुनाचे मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था कि जो मुझे तिवाड़ी के बिछाए हुए जाल में फंसा दे। कुछ वक्त के लिए मैंने अपनी तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया। मैंने पोशाली को भी कुछ वक्त के लिए अपने जहन से निकाल दिया। इतना मैं जरूर जानता था कि पोशाली भारतीय फौजी इंटेलिजेंस वालों की कैद में है और उस पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन था कि पोशाली मर जाएगी मगर मेरा नाम जबान पर नहीं लाएगी। इस नाकाबिल शिकस्त अज़्म का सबूत वो पहले भी कई बार दे चुकी थी। वक्त गुजरता चला गया। पोशाली को गिरफ्तार हुए कई रोज गुजर गए थे। मैंने इस दौरान एक बार भी हार्डिंग लाइब्रेरी का रुख न किया था, अगरचे मुझे बॉस की तरफ से हिदायत मिली थी कि माइक्रोफिल्म पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी के तहखाने में मौजूद है और मैं जितनी जल्दी हो सके उसे वहां से निकाल कर पुराने किले वाले एजेंट के हवाले कर दूं। मैंने इस मकसद के लिए सुजाता को पार्लियामेंट लाइब्रेरी का मेंबर बना दिया था, लेकिन इसके बावजूद अपने अजीम तर मंसूबे के पेश नजर मैंने कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि मेरे इर्द गिर्द एक जाल फैला दिया गया है और मेरी जरा सी बेएहतियाती मुझे इस जाल में फंसाकर सारे मंसूबे पर पानी फेर सकती है। एक शाम मैं सुजाता को लेकर नई दिल्ली के 12 खंबे वाले स्नैक बार में बैठा कॉफी पीते हुए उससे बातें कर रहा था। रोशनी बड़ी धीमी थी, मेजों पर बहुत कम जोड़े नजर आ रहे थे। इतवार के दिन जहां ज्यादा रौनक हुआ करती थी। सुजाता के मखसूस इत्र की रोमानवी खुशबू मुझे अपनी लपेट में लिए हुए थी। किसी वक्त मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपने परेशान ख्यालों से कुछ लम्हों के लिए दूर हो जाता। हमारी मेज जिस कोने में लगी थी वहां से रेस्तोरां का दरवाजा मुझे नजर आ रहा था। दरवाजा शीशे का था और उस पर गणेश महाराज की तस्वीर बनी हुई थी। दरवाजा खुला और एक स्मार्ट नौजवान भूरे रंग का 3 सूट पहने अंदर दाखिल हुआ। उसने सर पर भूरे रंग का ही कैप पहन रखा था। वो हमसे 2 मेजें छोड़कर दीवार के साथ वाली मेज पर बैठकर मेन्यू कार्ड देखने लगा। मैंने कोई ख्याल न किया और सुजाता की तरफ मुतवज्जह रहा। वो कह रही थी 2 माह बाद नया साल शुरू हो जाएगा। माता जी ने मेरी शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। किशन डियर, अब तारीख आगे मत डालना, वरना मेरे पिताजी किसी दूसरी जगह मेरी शादी के बारे में सोचने लगेंगे। फिर मैंने सुजाता के हाथ को आहिस्ता से थपथपाया। तुम ऐसी बातें दिल में क्यों लाती हो? शांत रहो, इस बार तारीख आगे नहीं होगी। सुजाता ने एक अदा से कहा, तुम्हारे लिए और कॉफी बनाऊं? वो मेरे लिए कॉफी बनाने लगी। मैंने सिगार का कश लगाते हुए निगाहें उठाई तो मेरी नजरें बेख्तियार उस स्मार्ट नौजवान से टकरा गईं, जो अभी थोड़ी देर पहले रेस्तोरां में दाखिल हुआ था। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। आंखें 4 हुई तो उसने अपनी आंखें न हटाई और मुझे यूं लगा जैसे वो हल्के से मुस्कुरा दिया। मैंने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये कौन हो सकता है? जरूर ये वही कमबख्त है जिसे मेरी निगरानी के लिए मेरे पीछे लगाया गया है, तो मुझे इससे भी पीछा छुड़ाना होगा। मैंने दूसरी बार उसकी तरफ देखा कि उसका चेहरा जहन में उतार लूं। उस वक्त वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी उम्र 30 बरस के करीब थी। रंग खिलता हुआ था। वो पढ़ा लिखा लगता था। मैं दिल में हंसा। मैंने सिगार एस्ट्रे में मसला और बिला वजह ही हाथ मुंह धोने के लिए उठकर रेस्तोरां के बाथरूम में घुस गया। बाथरूम की चमकीली दीवार पर 3 आईने लगे थे जिनके आगे बेसिन थे। मैं नलका खोलकर हाथ धोने लगा। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला। मैंने लाशौरी तौर पर गर्दन घुमा कर देखा। मेरा दिल अपने आप से जोर से धड़का। यह आदमी मेरे पीछे क्यों आया है? सीआईडी वाले इस किस्म की हरकत कभी नहीं करते। मैंने अपने हवास को काबू में रखा और खामोशी से हाथ धोता रहा। वो आदमी मेरे साथ वाले बेसिन के सामने आकर झुका और नलके की टूटी खोलते हुए बोला, मुझे पोशाली ने तुम्हारे पास भेजा है। उसकी जबान से पोशाली का नाम सुनकर मेरा जिस्म एक बार तो जैसे सुन होकर रह गया। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि गर्दन घुमाकर उस आदमी की तरफ देखता जिसने एक ऐसी औरत का नाम ले लिया था
जिसके नाम को सारे हिंदुस्तान में सिवाय मेरे और पोशाली के तीसरा कोई नहीं जानता था। उस आदमी ने मुझे मजीद कुछ सोचने का मौका न देते हुए धीमी और राजदाराना आवाज में जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। पोशाली ने मुझे बताया था कि तुम्हारी निगरानी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे मकान पर नहीं आया, क्योंकि मैं भी अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे बारे में ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ CID का आदमी हूँ। ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें पोशाली के पास ले जाने की बजाय इसी जगह गिरफ्तार करवा देता, क्योंकि तुम्हारे बारे में पोशाली ने मुझे सब कुछ बता दिया है और उसने मुझे ये इसलिए बताया है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा हुआ तुम बाथरूम में आ गए, वरना मुझे तुमसे बात करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता। सुनो, अलीपुर रोड जहाँ शुमाल की जानिब खत्म हो जाती है, वहाँ तिमारपुर की नीम बंगाली बस्ती है। जमुना दरिया वहाँ करीब से गुजरता है। तिमारपुर बस्ती के पहले चौराहे के सामने एक ऊंचे टिब्बे पर एक छती हुई बाउली है। इस बाउली की दूसरी तरफ ढलान में कीकर का एक घना दरख्त है। मैं आज रात पूरे 1 बजे उस दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम वहां जरूर पहुंच जाना। पोशाली वहीं पर है। मुझे माइक्रोफिल्म के बारे में तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है। ये कहकर वो नौजवान तौलिए से हाथ पोंछते हुए बाहर निकल गया। वो मुझे हक्का बक्का छोड़ गया था। 1 मिनट तक मैं समझ न सका कि ये आनन फानन कैसा वाकया हो गया है। मैंने जल्दी से अपने आप को समेटा और बाथरूम से बाहर निकला। वो अब अपनी मेज पर नहीं था। सुजाता पर्स में लगा आईना सामने रखे अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। बोली, क्या बात थी, तुमने बड़ी देर कर दी। मैंने मुस्कुरा कर कोशिश करते हुए था, बस आंख में कुछ पड़ गया था और एक आंख को यूं ही हाथ से मलते हुए उसके पास बैठ गया। अब मैं बिल्कुल गैर हाजिर था। मैंने बिल मंगवा कर अदा किया और सुजाता को साथ लेकर उसके मकान की तरफ चल पड़ा। उसे छोड़कर अपने बंगले में आकर बेडरूम में आ गया और पलंग पर बैठकर सोचने लगा कि यह आदमी कौन था, इसे पोशाली कहाँ मिली थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने रात के 1 बजे जमुना किनारे जाने का फैसला कर लिया। एक बात की मुझे तसल्ली हो गई थी कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का चक्कर नहीं है, वरना मैं अब तक गिरफ्तार हो चुका होता। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया कि रात के 1 बजे मैं बंगले से कैसे निकलूंगा, क्योंकि यकीनी अमर था कि मेरी निगरानी पर कोई ना कोई सुराग रसा मेरे बंगले के आसपास मौजूद है और उसने मुझे आधी रात को घर से निकल कर जाते देखा तो जरूर मेरा पीछा करेगा। काफी देर सोच विचार करने के बाद जब मुझे कोई अनोखी तरकीब समझ में न आई तो आखिर मैंने यही फैसला किया कि मैं बंगले से फिल्म देखने के बहाने सिनेमा हाउस का रुख करूंगा और रात 12 बजे जब फिल्म खत्म होने में थोड़ी देर रह जाएगी तो सिनेमा हाउस के अकबी रास्ते से निकलकर किसी टैक्सी में तिमारपुर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। वैसे सिर्फ एक ही सिनेमा हाउस को मैं जानता था जहां मैं पोशाली के साथ 2 बार जा चुका था। इस सिनेमा हाउस का अकबी दरवाजा एक टॉयलेट से बाहर निकलता था। गाड़ी सारी रात पार्किंग लॉट पर ही खड़ी रहेगी। मैं उसे दूसरे रोज उठा लूंगा और अगर किसी ने गाड़ी के बारे में सवाल किया तो उसे ये कह दूंगा कि गाड़ी सिनेमा हाउस पहुंचकर खराब हो गई थी। 99% यही उम्मीद थी कि मेरे पीछे लगा हुआ खुफिया एजेंट फिल्म खत्म होने तक सिनेमा हाउस के बाहर ही मेरा इंतजार करेगा। जब मैं सिनेमा हाउस से शो खत्म होने के बाद न निकला तो वो मायूस होकर वापस चला जाएगा। अगर उसने मुझे आधी रात के बाद किसी टैक्सी पर वापस अपने बंगले पर आते देख लिया तो भी जहन्नम में जाए। कम से कम उसे ये तो इल्म न हो सकेगा कि मैं तिमारपुर पोशाली से मिलने गया था और वहां मुझे एक पुरस्कार शख्स ने बुलाया था। इस फैसले के साथ ही मैंने सिनेमा जाने की तैयारी शुरू कर दी। सिनेमा हाउस के रास्ते में मैंने सड़कों पर कई बार गाड़ी के शीशे में से पीछे देखा। पीछे भी गाड़ियां चली आ रही थी। मैं अंदाजा न लगा सका कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। सिनेमा हाउस पहुंचकर मैंने गाड़ी पार्किंग की जगह खड़ी करके टोकन ले लिया और टिकट खरीद कर गैलरी में आ बैठा। मार धाड़ की कोई अमरीकी फिल्म थी जिसकी वजह से वहां काफी रश था। मैं गैलरी के उस दरवाजे के करीब वाली सीट पर बैठा जहां से नीचे सीढ़ियां उतरकर टॉयलेट को रास्ता जाता था। फिल्म शुरू हो गई। इंटरवल में सीढ़ियां उतरकर टॉयलेट में गया। इस टॉयलेट का बिल्कुल साथ वाला दरवाजा खुला था, उससे मुझे बाहर निकलना था। इस दरवाजे से 2nd और 3rd क्लास वाले आते थे। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू हो गई। फिल्म से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मैं वक्त देख लेता। जब ठीक रात के 11:15 बजे और फिल्म खत्म होने में करीबन 10-15 मिनट रह गए तो मैंने जैकेट के बटन बंद किए, आहिस्ता से उठा और सर झुकाए नीम अंधेरे में तेजी के साथ दरवाजे में से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। वहां कोई नहीं था। हॉल के अंदर से घोड़ों के दौड़ने और तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। मैं टॉयलेट से निकलकर दरवाजे के पास आया, उसका पट खोला और बाहर खुली फजा में निकल आया। अकबी सड़क मैंने भागकर पार की और कोठियों की अकबी गली में से गुजरता हुआ दूसरी तरफ वाली बड़ी सड़क पर आ गया। अब मुझे किसी सवारी की अशद जरूरत थी, मगर मैं रुकना नहीं चाहता था। रात के 12 बजने वाले थे। सड़क खाली खाली थी। कोठियों में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। एक गाड़ी तेजी से गुजर गई।
फिर मुझे एक मोटर रिक्शे की आवाज सुनाई दी। मैं फुटपाथ पर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। रिक्शा तेजी से मेरे करीब से निकला तो मैंने उसे आवाज दे दी। रिक्शा ड्राइवर ने थोड़ी दूर जाकर रिक्शा रोक लिया। रिक्शा खाली था। मैं लपक कर रिक्शे में बैठ गया और उसे कश्मीरी गेट चलने को कहा। कश्मीरी गेट वहां से काफी दूर था। 20 मिनट बाद कश्मीरी गेट के सिनेमा हाउस के करीब मैंने रिक्शा छोड़ दिया। वहां शो खत्म होने वाला था। एक तरफ बहुत सी टैक्सियां, मोटर रिक्शे और तांगे वगैरह खड़े थे। मैं एक खाली रिक्शे में घुस गया और उसे लखनऊ रोड चलने को कहा।